गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम वेद प्रकाश। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं एग्री वेद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाई टॉपिक्स पर चर्चा होगी, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस क्लास में उस प्रश्न पर भी चर्चा होगी जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है और कई बार डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए भी आ जाते हैं। तो इन्हें हम ग्राफ के साथ देखेंगे। आप सभी अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, आज क्लास में डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के विषय में आज क्लास चलेगी, जिसमें हम देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई आखिर क्या है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको कई प्रकार के क्वेश्चंस मिलें और परीक्षा में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो डिमांड हमेशा बायर्स के द्वारा किया जाता है और सप्लाई जो है यह सेलर करता है, सेलर के द्वारा किया जाता है। तो हम जब भी डिमांड या सप्लाई की एनालिसिस करते हैं तो वन फैक्टर को लेके चलते हैं, अदर फैक्टर इसमें कांस्टेंट रहता है। अदर फैक्टर्स का मतलब होता है, जैसे हम कोई शर्ट मार्केट में यदि खरीदने जा रहे हैं, उसका हम डिमांड कर रहे हैं, तो हम उसकी केवल प्राइस ही नहीं देखते, हम वहाँ पे उसकी क्वालिटी देखते हैं और उसका क्या कलर है ये देखते हैं, वह हमें पसंद है कि नहीं है पसंद, ये सब चीज़ देखते हैं। ये सब चीज़ जो है, आज इस एनालिसिस करते समय इस सब चीज़ को कांस्टेंट रखा जाएगा और केवल वन फैक्टर प्राइस को वेरिएबल मान के देखते हैं डिमांड और सप्लाई से प्राइस में क्या रिलेशन है। तो हम देखते हैं दोस्त, डिमांड में पहला, डिमांड में जब हम देखेंगे प्राइस, किसी भी वस्तु की प्राइस जब बढ़ती है, किसी भी वस्तु की प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड वहाँ पे डिक्रीज होता है, घट जाता है। और यही जब प्राइस घटती है तो हम डिमांड बढ़ा देते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए सेलिंग में, सप्लाई में सेलर्स क्या करता है, जैसे यही पेन है, पेन यदि हम सस्ता है, सस्ते में बिक रहा है तो ज़्यादा, मान लीजिए हम सेलर हैं इस पेन के, तो सस्ता बिक रहा है तो हम कम सेलिंग करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जितना सेलिंग हो जा रहा है उतना ठीक है। बाकी जैसे जैसे इस पेन की रेट बढ़ेगी, चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, क्योंकि इस समय पेन का रेट बढ़ गया, हम सेल ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेलर्स हमेशा चाहता है कि जब भी प्राइस किसी भी वस्तु की बढ़ती है तो वो सेलिंग करना चाहता है। तो यहाँ पे देखते हैं, जब प्राइस किसी भी वस्तु की बढ़ती है तो वहाँ पे सप्लाई में क्या असर पड़ता है, तो सप्लाई भी यहाँ इंक्रीज ही होती है। और जब प्राइस घटती है, जिस समय वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो उस समय सप्लाई भी, सप्लायर या सेलर्स उसको डिक्रीज कर देता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं यहाँ डिमांड में प्राइस और डिमांड में, किसी वस्तु की प्राइस और डिमांड में निगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है, निगेटिव रिलेशनशिप होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिमांड और प्राइस में, किसी वस्तु की प्राइस और उस वस्तु की डिमांड में क्या रिलेशन है।
लॉ ऑफ डिमांड में किसी वस्तु की प्राइस और डिमांड में उसके क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे निगेटिव रिलेशनशिप है। और यहाँ पे भी पूछता है कि किसी भी वस्तु की सप्लाई में और उसके प्राइस में क्या रिलेशनशिप आता है। पूछेगा लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और सप्लाई का क्या रिलेशनशिप है। तो इसे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे क्या रिलेशनशिप आएगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा या फिर निगेटिव रिलेशनशिप आएगा। तो इसे आप सब हमें ज़रूर बताइएगा कौन सा रिलेशनशिप यहाँ पे सही होगा। तो हम इस हिसाब से समझेंगे दोस्त कि आप हमारे इस क्लास को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में दिया तो देखते हैं दोस्त। और इसे एक नाम और देते हैं, निगेटिव रिलेशनशिप जो होता है उसे इन्वर्स रिलेशनशिप भी बोलते हैं। कौन सा? इन्वर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। और इसके लिए आप सबको छोड़ा गया है। इसमें सप्लाई में आप सब बताएंगे कमेंट में कि यहाँ से यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप आएगा। चलिए अब इसको हम डाटा और ग्राफ दोनों से देखते हैं। डाटा में देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हो गया प्राइस, यहाँ पे हो गया डिमांड, ठीक। जब किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए 50 रुपये थी, कुछ भी आप सब मान सकते हैं 50 रुपये, तब उस समय हम उस वस्तु को 1 यूनिट खरीद रहे थे। कितना खरीद रहे थे? 1 यूनिट। कुछ भी मान सकते हैं आप सब, कोई भी डिजिट मान सकते हैं। और जब इसकी कीमत 10 रुपये घटी, 40 रुपये हुई, तो हम अपना डिमांड बढ़ा के 2 यूनिट कर देते हैं। चूँकि लॉ ऑफ डिमांड में ये बताया गया है, ये होता है कि जब प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड इंक्रीज होगा वहाँ पे। इस हिसाब से जब 30 रुपये हुआ तो हम 3 यूनिट खरीदने लगे। जब इसका कीमत 20 रुपये हुआ तो हम जो है इससे बढ़ा के 4 यूनिट कर दिए। और जब इसका कीमत 10 रुपये हुआ तो हम बढ़ा के इसको 5 यूनिट कर दिए। इसको उल्टा भी देख सकते हैं। जब किसी वस्तु की प्राइस जो है 10 रुपये थी तो हम उसको 5 यूनिट खरीद रहे थे। जब वो महंगा हुई तो उसको हम खरीदना कम कर दिए, 4 यूनिट कर दिए। और महंगा हो गई, 30 रुपये हो गई तो उसको घटा के 3 यूनिट कर दिए। और महंगा हुई, 40 रुपये हुआ तो उसको घटा के 2 यूनिट कर दिए। और जब उस वस्तु की कीमत 50 रुपये हो गई तो हम अपनी आवश्यकता को कम करके उसको केवल 1 ही यूनिट इस समय डिमांड कर रहे हैं। तो ये होता है डिमांड और प्राइस में संबंध। तो इसे ग्राफ में यहाँ पे यहीं पे देख लिया जाए। इसका ग्राफ में देखा जाए तो ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम मानते हैं वाई एक्सिस पे प्राइस और यहाँ पे उस वस्तु की डिमांड, एक्स एक्सिस पे डिमांड मानते हैं। तो देखते हैं जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया, जब प्राइस सबसे हाईएस्ट है तो हम उस वस्तु को 1 यूनिट खरीद रहे हैं। जब प्राइस उससे घटी तो हम वस्तु की कीमत बढ़ा दिए, यहाँ पे 2 यूनिट कर दिए। यहाँ पे मान लीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4, 5।
यहाँ पे जब यह घट के 30 रुपये पे आई तो हम घटा के इसको 3 पे कर दिए, और जब 20 आया तो घटा के 4 पे कर दिए, और जब 10 रुपये हुआ तो हम उस समय 5 यूनिट की डिमांड कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ जो बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, जिससे हम लॉ ऑफ डिमांड में कहते हैं इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या कहते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है लॉ ऑफ डिमांड में किस तरह का ग्राफ बनता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, किस तरह का जो है नॉर्मल तरीके से ग्राफ बनता है। तो हम हमेशा यहाँ पे देखते हैं हमारा ग्राफ डाउनवर्ड बनता है। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर इधर से देखिए, तो इधर से नहीं, हम जब भी चलते हैं तो यहाँ 0 पॉइंट चलते हैं, एक्स एक्सिस खड़ा होकर यहाँ से देखते हैं तो यह अपवर्ड स्लोपिंग है। कोई भी डाटा जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से देखा जाए तब उसका सही आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम सप्लाई में देखते हैं। सप्लाई के लिए भी यही डाटा आप लीजिए तो आपको समझने में अच्छा रहेगा। यहाँ रखिए प्राइस और सप्लाई हो गया। प्राइस और सप्लाई में देखिए क्या रिलेशनशिप है। कोई भी वस्तु जब 10 रुपये की थी तो हम 1 यूनिट बेच रहे थे, वो महंगा हो गई तो हमने थोड़ा लालच आया तो हम 2 रुपये, लालच क्या, हमें फ़ायदा होगा तो हम, जाहिर सी बात है भाई, सप्लायर चाहेगा कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं और उससे अधिक बेचें, तो 2 यूनिट कर दिया। जब 30 रुपये की हुई तो 3 यूनिट बेच रहा था, और जब 40 रुपये की हुई तो 4 यूनिट बेचना शुरू कर दिया, और जब 50 रुपये की हुई तो 5 यूनिट बेचना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ रही है तो हमारा सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है। जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रही है उस हिसाब से प्राइस भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो यह डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है। क्या दिखाता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है। तो इससे भी यदि हम ग्राफ से देखें, चूँकि यहाँ से भी प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, तो देखते हैं सप्लाई में, जैसा कि यहाँ डाटा में आप देखे हैं, अंकित कर लीजिए यहाँ पे सप्लाई और यहाँ पे प्राइस, यहाँ यूनिट कर लीजिए 1 2 3 एंड 4, यहाँ भी 10 20 30 40 एंड 50। आप जैसा कि यहाँ डाटा में देख रहे हैं, जब इस वस्तु की प्राइस 10 रुपीज़ थी तो हम 1 यूनिट का प्रोडक्शन सेल कर रहे थे। जब इस वस्तु की प्राइस 20 रुपये हुई तब हम 2 यूनिट बेचना शुरू कर दिए। जब इसी प्रकार 30 रुपये हुई तो 3 यूनिट हम सेल करना शुरू किए, और जब यह बढ़कर 40 रुपये हुई तो 4 यूनिट, इसी तरह 50 रुपये हुई तो 5 यूनिट। आप देख रहे हैं यह एक इस तरह से ग्राफ बन रहा है, जिसे अपवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। अपवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। यह पेपर में भी पूछा गया है कि लॉ ऑफ सप्लाई में ग्राफ कैसा बनता है, तो लॉ ऑफ सप्लाई में ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो दोस्तों ये रही बात डिमांड और सप्लाई की। एक आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। आखिर ऐसे कैसे बात चलेगी जब डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में देखें प्राइस सबसे कम है तो डिमांड ज़्यादा है,
और लॉ ऑफ सप्लाई में देखा जाए, प्राइस यदि सबसे कम है तो सप्लाई भी कम है, और प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा है। तो एक इस दोनों लॉ के मध्य में लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड का ऐसा बिंदु जो उपभोक्ता को संतुष्ट करे और सप्लायर भी इसमें संतुष्ट हो, जहाँ जिस बिंदु पे लॉ ऑफ डिमांड बराबर होगा किसके, लॉ ऑफ सप्लाई के, वही बिंदु हमारा जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन दोस्त, आप हमेशा कंपेयर करके देखेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत कठिन नहीं है, इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें किस पॉइंट पे दोनों बराबर दिख रहे हैं। यह 50 पे 1 है, यह 50 पे 5 है, यहाँ तो नहीं है। तो देखते हैं इस तरह हम यहाँ 30 पे यह 3 है, 30 पे यह भी 3 है। तो यही पॉइंट होगा जो कि उपभोक्ता संतुलन कहलाएगा, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट लिया जाता है न तो सप्लायर को घाटा हो अपने प्रोडक्ट को सेलिंग करने में, न तो जो डिमांड कर रहा है क्रेता है, बायर्स है जो, न तो उसको अधिक देना पड़े। इसी बिंदु को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। फिगर से देखें, फिगर से यदि देखते हैं तो ये जो है फिगर उपभोक्ता संतुलन का हम बना रहे हैं। यहाँ दोनों फिगर जहाँ आपस में कट करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे, वही पॉइंट जो है उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। तो आपने यहाँ पे देखा था लॉ ऑफ डिमांड में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा था, और लॉ ऑफ सप्लाई में अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा था। यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है। तो यही जो पॉइंट मिल रहा है, लगभग यह प्राइस वाले पॉइंट पे 30 पे मिल रहा है, और डिमांड और सप्लाई पे 3 यूनिट पे मिल रहा है। यही पॉइंट हमारा लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहलाता है, उपभोक्ता संतुलन यही पॉइंट होता है। तो दोस्तों, आप सब इस लॉ ऑफ डिमांड, लॉ और सप्लाई एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को आसानी से समझ गए होंगे। यदि आपको अच्छे तरह से यह समझ में आ गया हो तो यह क्वेश्चंस हम जो पूछे हैं इसको आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लॉ ऑफ सप्लाई में जो प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप है, संबंध है, वो कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप या निगेटिव रिलेशनशिप। तो दोस्तों, अगला टॉपिक हम इसमें ऐड करेंगे वह है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच में आज हम देखेंगे इस क्लास में मांग की लोच। यहाँ से दोस्त कई बार प्रश्न आए हुए हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी लिखने के लिए आता था। जब क्लास में लोग बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए आता है। 1 नंबर 2 नंबर में भी आ जाता है, यहाँ तक कि लार्ज नंबर बोले तो लॉन्ग आंसर लिखने के लिए भी यहाँ से आता है।
तो हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कितने कंडीशन बनते हैं। ठीक, तो पहला कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे पहला कंडीशन हम देखते हैं। कंडीशन देखने से पहले एक चीज़ हम ये देख लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आखिरकार फार्मूला होता क्या है, कैसे निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हमारा ईडी बराबर कितना आ रहा है, कैसा फिगर बन रहा है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी बराबर होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी कहते हैं। इस ईडी बराबर होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ मीन्स आप सब समझ गए होंगे भाई लोग कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है डिमांड में, कितना परसेंट चेंज हो रहा है प्राइस में, इसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है। पहला कंडीशन आपने देखा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो दोस्तों आपने यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना परसेंट डिमांड में चेंज हो रहा है उतना ही परसेंट जो है प्राइस में चेंज हो रहा है। तो जब दोनों वैल्यू सेम हो, सेम वैल्यू सेम डिजिट में सेम डिजिट से डिवाइड करने के बाद उसका मान 1 आता है। तो यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1 आएगा, जहाँ पे आप कोई भी संख्या रख के देख सकते हैं। मान लीजिए 10 रखते हैं, 10% चेंज हुआ डिमांड में, 10% चेंज हुआ प्राइस में, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इस हिसाब से ईडी इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ गया। तो आगे हम देखते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा, ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पे बता रहे हैं जितना परसेंट डिमांड में चेंज हो रहा है उतना परसेंट प्राइस में। तो मान लीजिए हमारा डिमांड यहाँ पे था, प्राइस उस समय यहाँ पे थी, तो कुछ ऐसा ग्राफ बना। ठीक, हमारी प्राइस इतना बढ़ गई तो डिमांड भी तो इतना घट जाएगा। जितना प्राइस बढ़ा उतना डिमांड घट गई। इसी को परसेंटेज चेंज इन इक्वल टू परसेंटेज चेंज इज प्राइस में इस तरह हम आसानी से देख सकते हैं कि जितना परसेंट चेंज हो रहा है डिमांड में, सेम उतना ही परसेंट चेंज हो रहा है प्राइस में। तो यहाँ कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो दूसरा कंडीशन हम दोस्त देखते हैं। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो बड़ा है, किससे, इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। मतलब हमारा डिमांड जितना बढ़ रहा है, जिस परसेंट से बढ़ रहा है उससे कम परसेंट से प्राइस बढ़े। बोले तो हमारा प्राइस, किसी भी वस्तु की प्राइस थोड़ा से कम हुआ तो उसका हम डिमांड जो है ज़्यादा बढ़ा दिए, उससे ज़्यादा बढ़ा दिए। इससे यही दूसरी कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। तो इसे जब हम यहाँ कोई पॉइंट हम करेंगे, मान लीजिए हम 10 यहाँ पे माने थे तो हमारा प्राइस कम इससे चेंज हो रहा है, 8 मान लेते हैं, तो 8 से 10 में जब भी भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 1 से बड़ा है। तो दूसरे कंडीशन में भैया जो है ईडी मोर देन 1 होगा।
चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ईडी का मान 1.2 मतलब कि 1 से बड़ा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ईडी का मान 1 ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। हमारा मान लीजिए यहाँ पे था प्राइस और यहाँ पे हमारा डिमांड था। डिमांड यहाँ होता है, तो डिमांड जब हमारा प्राइस यहाँ था तो डिमांड हम इस पॉइंट पे मान लीजिए कर रहे थे, इतना यूनिट कर रहे थे। प्राइस हमारा घटा, प्राइस थोड़ा से घटा तो हमने डिमांड कितना बढ़ा दिया, डिमांड इससे ज़्यादा बढ़ा दिया। क्या किया, डिमांड इससे ज़्यादा बढ़ा दिया। कुछ यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बनेगा। जो सेकंड कंडीशन लागू होती है वो जो है कुछ इस तरीके से होती है, जिससे यहाँ इलास्टिसिटी का नाम भी दिया जाता है। इसको जो है रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक कहा जाता है। इलास्टिक कहते हैं। और फर्स्ट कंडीशन में भी देख लीजिए ये कैसा इलास्टिक आएगा, ये यूनिट इलास्टिक होता है, मतलब कि एक इकाई जितना यहाँ चेंज हो रहा है उतना यहाँ चेंज हो रहा है। इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं यह कैसा इलास्टिक होता है, यूनिट इलास्टिक होता है, इकाई लोचदार। क्या होता है, इकाई लोचदार यहाँ पे होता है कि एक इकाई यहाँ यहाँ पे डिमांड रहेगा, यहाँ एक इकाई यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है तो एक इकाई ही यहाँ पे डिमांड चेंज हो रही है हमारी। तो इस हिसाब से यूनिट इलास्टिक हो गया या रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जहाँ यहाँ पे हम मोर देन इसको किए थे, अब तीसरी कंडीशन ये हो सकती है परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं किस हिसाब से ग्राफ बनेगा। ये चीज़ जो दिखा रहा है परसेंटेज चेंज इन डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहाँ पे आप फार्मूला बहुत सिंपल सा है, आप इसे याद रखिएगा, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं, केवल परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। तो जब इस फार्मूले में इस कंडीशन को रखेंगे, जब भी ऊपर वाली संख्या छोटी होगी और नीचे वाली बड़ी संख्या बड़ी होगी तो इसका मान 1 से कम आएगा। जैसे यही संख्या जो हम इसके पहले लिए थे, यहाँ पे 8 रख देते, यहाँ पे 10 रख देते, तो इसका मान 0. आता, तो 0.8 के आसपास यह मान आता, जो कि 1 से कम है। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इज लेस देन 1 आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है परसेंटेज चेंज इन डिमांड बहुत थोड़ा से हो रहा है। हमारी प्राइस, यहाँ पे प्राइस हो गया, यहाँ पे डिमांड हो गया। तो कुछ हम जब यहाँ पे थे, मान लीजिए इतना, इस प्राइस पे इतना डिमांड कर रहे थे और हमारी प्राइस बढ़ी, कितना बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पे जब प्राइस पहुँचे तो हमने डिमांड को बहुत थोड़ा से कम किया, इतना कम किया। प्राइस देखिए हमारा इतना बढ़ रहा है
और डिमांड बहुत थोड़ा से घट रही है, तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि ग्राफ इस तरीके से दिखाया जाएगा। हम चौथा कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन यहाँ पे देखिए आप, फोर्थ कंडीशन क्या हो सकता है? चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू 0, नो चेंज, कोई चेंज न हो। यहाँ क्या हो सकता है? चेंज परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू 0, मतलब कि हमारी प्राइस हमारा कुछ भी हो, चाहे जितना चेंज हो, लेकिन डिमांड में कोई चेंज न हो। ये जो है चौथी कंडीशन है, जिसे परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक अब कैसे बोलेंगे, इसे लाइए हम ग्राफ में आराम से देख लेते हैं, जिससे आप सबको रटना न पड़े, आसानी से समझ में आ जाए। परसेंटेज चेंज इन डिमांड जब 0 हो जाएगा, तो यहाँ जब इसमें इस फार्मूले में रखेंगे, किसी भी संख्या में जब ऊपर संख्या 0 रहती है, तब उसमें किसी भी संख्या से जब डिवाइड किया जाता है तो उसका मान 0 आता है। यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कब इन्फिनिटिव आ जाता है, कब 0 आ जाता है। जब भी ऊपर 0, किसी के ऊपर 0 तो वो 0 हो जाएगा, कोई भी संख्या हो यहाँ पे वह 0 हो जाएगा। और जब किसी संख्या के नीचे 0 बोले तो धरती खिसक गई, मतलब इन्फिनिटिव, यहाँ पे फिर इन्फिनिटिव आ जाएगा। यदि किसी भी संख्या अगर 0 से भाग दिया जाए तो वह संख्या इन्फिनिटिव आती है, अगर 0 में भाग दिया जाए तो वह संख्या 0 आती है। तो यहाँ ED इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आइए देखिए, ग्राफ से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, एकदम आसान सा है, कोई इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन से भी बहुत जोरों में पूछा जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस ईयर में UPPSC द्वारा इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पे प्राइस हो गया, यहाँ पे डिमांड कर लीजिए। हम कहते हैं नो चेंज इन डिमांड, मतलब डिमांड में 0 चेंज। हम प्राइस यहाँ पे किए, फिर भी हमारी डिमांड यही थी। प्राइस यहाँ पे बढ़ के हो गई, फिर भी डिमांड यही है। प्राइस यहाँ पे बढ़ के हो गई, फिर भी डिमांड यही है। यह एक वर्टिकल लाइन आ जाती है, किस एक्सिस के सापेक्ष? वाई एक्सिस के सापेक्ष में एक वर्टिकल लाइन आ जाती है। वर्टिकल लाइन यहाँ पे प्राप्त होती है। चूँकि वर्टिकल लाइन याद करिएगा दोस्त, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परफेक्ट इनइलास्टिक में कैसा ग्राफ बनेगा। ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, यहाँ पे कोई लोच नहीं है, हमारी डिमांड में कोई असर नहीं पड़ रहा है प्राइस का, तो ये क्या हुआ? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली यहाँ पे इनइलास्टिक होगा। तो यहाँ पे आप दोस्त इस चौथी कंडीशन आप समझ गए। पांचवी कंडीशन देखते हैं। पांचवी कंडीशन देखते हैं, जब यहाँ पे नो चेंज इन डिमांड था, तो आइए देखते हैं पांचवी कंडीशन, परसेंटेज चेंज इन प्राइस में जब कोई अंतर न हो, तो उस कंडीशन में जब प्राइस में अंतर नहीं होगा, मतलब यहाँ फार्मूला में रखिए, यहाँ 0 रखिए ना, यहाँ प्राइस बराबर 0 आ रहा है, नो चेंज आ रहा है, तो यहाँ 0 होगा। 0 जब इस फार्मूले में रखेंगे तो 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो वो संख्या इन्फिनिटिव आती है। तो ग्राफ से देखते हैं, यहाँ आप ED का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ED बराबर इन्फिनिटिव। आइए ग्राफ में देखा जाए, ये जो है वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे प्राइस हो गया, यहाँ पे डिमांड हो गया। तो ये कह रहे हैं नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। प्राइस हमारी
यहाँ पे थी, तब भी हमारा उस समय डिमांड यहाँ पे था। प्राइस हमारी इसी लाइन पे है, ये मतलब बोले तो यही फिक्स है, नो चेंज हो रही है, फिर भी हमारा डिमांड यहाँ पे चला जा रहा है। जब मतलब प्राइस कभी चेंज नहीं हो रही, फिर भी डिमांड हमारा घटता बढ़ता रहता है, यहाँ पे हो जा रहा है, कभी हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं। तो यह एक हॉरिजेंटल लाइन आती है। क्या है? एक्स एक्सिस के वो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे प्राप्त होती है। यहाँ पूछ लेता है ईडी बराबर इन्फिनिटिव आता है और हॉरिजेंटल लाइन आती है, इसे क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो दोस्तों आप सब शायद से समझ गए होंगे, हमें ये आशा है कि आप सब इसको आसानी से समझ गए होंगे। अगर न समझ में आया तो फिर से एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा और कमेंट में करिएगा कि कहाँ पे नहीं समझ में आया है, और जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों सुनिए, यहाँ से ये सब टॉपिक्स कैसे क्वेश्चन पूछता है। यूपी पीसीएस 2007 में 2007 में पूछा था द वर्टिकल डिमांड कर्व, वर्टिकल डिमांड कर्व यहाँ पे है, वर्टिकल डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी सो दैट द डिमांड इज, ये कैसा डिमांड शो करता है, यही चीज़ पूछा गया था 2000 यूपी पीसीएस 2007 में। ये क्वेश्चंस आया था कि यह वर्टिकल लाइन जो है कैसा डिमांड शो करती है। तो दोस्त आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड को शो करती। ऑप्शन में था हाईली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक तो ये होता है जो पहला कंडीशन बताए थे, और ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक वाला ही ऑप्शन सही है। आइए दोस्त आगे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस और आया था यूपी पीसीएस 2008 में। यूपी पीसीएस 2008 में जो क्वेश्चंस आया था उसका भी जिक्र कर लिया जाए। यह क्वेश्चंस आया था कि द फैक्टर विच अफेक्ट द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, किसी वस्तु की अधिकतम मांग को प्रभावित करने वाला कारक है। तो दोस्तों हमने पहले ही बता दिया था कि लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर को कॉमन रख के केवल एक ही फैक्टर को लिया जाए, जो कि हम बताए थे प्राइस। तो इस क्वेश्चंस में यहाँ पे ऑप्शन में दिया था सप्लाई, प्राइस, क्वालिटी एंड स्टोरेज। हमने शुरू में ही क्लास में बताया कि हम यहाँ पे अदर फैक्टर्स, उसके क्वालिटी, उसके कलर, ये सब चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे और प्राइस को ही केवल वेरिएबल करेंगे। तो यहाँ पे आंसर जो है प्राइस वाला सही हो जाएगा। जो क्वेश्चंस था एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, किसी वस्तु की अधिकतम मांग को प्रभावित करने वाला कारक, यह यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो इसका आंसर प्राइस ही होगा। तो इस हिसाब से दोस्तों कई बार ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं, इतनी छोटी अच्छे से टॉपिक से बने हैं जो कि हम लोग कठिन समझते हैं और देखने में कठिन है, लेकिन पढ़ने में कोई कठिन नहीं। अगर आसानी से समझ लिया जाए तो कोई कठिन नहीं है। 2008 में ही एक क्वेश्चंस और आया था यूपी पीसीएस 2008 में एक क्वेश्चंस यहीं से आया था कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन
द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच रिलेशनशिप दिखाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने पहले ही बताया, इसके पहले क्लास में बताया कि इसी क्लास में कि प्राइस और डिमांड के बीच रिलेशनशिप होता है और यह निगेटिव रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप होता है? निगेटिव। तो यहाँ ऑप्शन में दिया था, पहला दिया था इनकम एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, और सी ऑप्शन था प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड डिमांड, और लास्ट ऑप्शन था यूटिलिटी एंड डिमांड। तो हमारा 3 जो है ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही है। प्राइस और डिमांड में ये रिलेशनशिप दिखाता है। लॉ ऑफ जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बीच रिलेशनशिप है? प्राइस एंड डिमांड के बीच। तो दोस्तों एक क्वेश्चंस आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है, आप सब बता लेंगे, इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन डिमांड कर्व है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी शोज, यह क्या शो करता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दिखाए थे हम, यह जो है क्या शो करता है? ऑप्शन में आप लोग लिख लीजिए। ऑप्शन ए है हाईली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। बी ऑप्शन है परफेक्टली इलास्टिक, एंड सी ऑप्शन है यूनिट इलास्टिक, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसमें में से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वह क्या शो करती है, कौन सा इलास्टिक शो करती है। तो आई होप आप सबको अच्छे से यह समझ में आया होगा। इस क्लास में आनंद से आप सब समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो या क्लास में आप सबका आना जो हुआ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यह वीडियो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके।